वरदान क्लास में आपका स्वागत है। हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3 जिसका पहला अध्याय है 18वीं सदी का राजस्थान। इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था। देखो, अपने उस समय 18वीं सदी के समय उत्तर भारत की तरफ मुगलों का शासन था, सल्तनत कालीन मुगल शासन था जिसमें औरंगजेब उस समय शासन उनका रहा, और दक्षिण की तरफ अपने मराठा शक्ति, दक्षिण भारत की तरफ मराठा राज्य शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहे थे। तो अब मराठाओं की महत्वाकांक्षा क्या थी कि वे उत्तर भारत की तरफ बढ़ के अपने शक्ति को संगठित करते हुए औरंगजेब के बाद में जो भी कमज़ोर उत्तर भारत पड़ गया था उस पर अपनी विस्तार नीति को बढ़ाए, अपना साम्राज्य बढ़ाए। तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था। किसने संगठित किया? श्रेय किसको जाता है? शिवाजी को। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। किस क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए? वो मतलब उत्तर भारत से मतलब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ बढ़ने के लिए बीच में कौन से क्षेत्र थे? मालवा व गुजरात। इस पे वो अपना आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बढ़ गया। अब मराठे थे, उन्होंने मालवा और गुजरात क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो इससे राजस्थान के शासकों भी चिंता बढ़ गई, क्योंकि गुजरात के बाद राजस्थान का नंबर आने वाला है आक्रमण के लिए। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। सबसे पहले आक्रमण कब किया मराठों ने? 1711 में मेवाड़ में। 1720 में पेशवा बाजीराव, उस समय 1720 में कौन था मराठा सरदार? पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। कटक कहाँ है? उड़ीसा क्षेत्र तक है, तो वहाँ तक अपना ध्वज फहराने का लक्ष्य दिया। किसने ये कहा? अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य किसने दिया? पेशवा बाजीराव ने 1720 में। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ने मराठों ने कोटा व बूंदी पे आक्रमण किए। पहला आक्रमण कब हुआ था? 1711 हुआ। उसके बाद राजस्थान पर आक्रमण कब हुआ? 1726 में। कहाँ हुआ? कोटा बूंदी पे हुआ। उसके पश्चात 1728 में डूंगरगुड, बांसवाड़ा, जो दक्षिण वाले एरिया राजस्थान के शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर लिया। खिराज क्या है? खिराज एक कृषि कर था, कृषि पर लगने वाला, खेती पर लगने वाला कर था, उसको खिराज बोलते थे। वो देना स्वीकार कर लिया था। किसने स्वीकार किया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा ने। फिर क्या हुआ? 22 अप्रैल 1734 ने मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया। 1734 में वहाँ का मतलब बूंदी का शासक कौन था? बुद्ध सिंह। पहले तो देखो 1726 में आक्रमण करके उसको हटा दिया, लेकिन 1734 में पुनः बुद्ध सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। उसका कारण था शासक बनाने का। पहले तो क्या करते थे, इससे पहले कि मराठे आते, आक्रमण करते और लूटपाट करके वापस लौट जाते थे। लेकिन अब उनका क्या नीति थी? यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम प्रवेश था, हस्तक्षेप करना था। शासक बना दिया बुद्ध सिंह को अपने, और वहाँ की राजनीति जो निर्धारण कौन करते थे? मराठे करते थे। तो वहाँ राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप वहाँ कहाँ शुरू हुआ? बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के समय में 1734 हुआ। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। इन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। अब मराठों के विरुद्ध कोई नीति बनाए, इसके लिए एक हुरडा में सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ सम्मेलन का आयोजन किया गया? हुरडा सम्मेलन। उसको हुरडा सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ये हुरडा कहाँ है? भीलवाड़ा में है। हुरडा राजस्थान में कहाँ है? भीलवाड़ा क्षेत्र अपना है, वहाँ हुरडा, वहाँ का हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734, याद रखना, 17 जुलाई 1734 को हुरडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, यहाँ की अध्यक्षता किसने की? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अब 1734 में किसका शासन था मेवाड़ में? जगत सिंह द्वितीय का था, ने की। इसमें आमेर के सवाई जयसिंह
जोधपुर से अभय सिंह ने, नागौर के बख्त सिंह ने, कोटा के महाराव दुर्जन साल आदि शासकों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में अध्यक्षता तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। और यहाँ कौन कौन से शासक शामिल हुए थे? आमेर से सवाई जय सिंह गए थे, जोधपुर से अभय सिंह, नागौर से बख्त सिंह और कोटा के महाराव दुर्जन साल आदि शासकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया। अब अहदनामा क्या है? एक समझौता पत्र है, इसको इकरारनामा भी अपन कह सकते हैं अहदनामा को। इस सम्मेलन में उन्होंने क्या किया? एक समझौता प्रपत्र था, उसको तैयार किया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। ये जो शासक जो साथ इकट्ठे हुए थे ना, इसमें इन्होंने क्या कहा? हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। किसी भी क्षेत्र में कोई योजना बनानी है तो सब मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे। अब इसके बाद मतलब अभी तो ये हुडा भीलवाड़ा में इकट्ठा हुआ है, फिर बारिश का मौसम, तो उसके बाद वो कहाँ मिलेंगे? रामपुरा में मिलेंगे। किंतु ये सभी शर्तें कागज़ तक ही सीमित होकर रह गई, इसकी कोई पालना नहीं की जा सकी। शर्तें तो काफ़ी अच्छी थी लेकिन वो उसकी पालना नहीं हो सकी। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, सभी एक समान थे, फिर भी उनमें एकता का भाव था। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता, उस समय शामिल कौन हुए थे? आमेर के शासक जयसिंह हुए थे। उनकी उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता, यानी वो डिसीजन सही ढंग से नहीं ले पाए, जिसके कारण मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठाओं का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। क्या हुआ? उन्होंने हुड्डा में सम्मेलन तो किया एकजुट होने का, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। उनकी उदासीनता और उनके डिसीजन यानी निर्णयों की अस्पष्टता के कारण, जिससे मराठे राजस्थान में ज़्यादा प्रभुत्व बढ़ गया, शक्तिशाली हो गए। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई, है ना, पेशवा बाजीराव की माता का नाम क्या था? राधाबाई था, जिसको 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पे भेजा। यहाँ क्या था? यहाँ के राजस्थान की जो नीति है उसका आकलन करना था, उसके बारे में जानने के लिए उसने राधाबाई को तीर्थ यात्रा के बहाने से भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और वहाँ से चौथ वसूली की। अब चौथ वसूली क्या होती है? चौथ वसूली होती है मराठों के द्वारा जो सुरक्षा कर लिया जाता था, राजस्थान में जो सुरक्षा के लिए कर वसूल किया जाता था, उसको था चौथ वसूली करनी चालू कर दी थी। खिराज क्या है? कृषि कर था। और चौथ वसूली क्या था? चौथ था एक तरह का अपनी सुरक्षा कर दिया जाना चालू कर दिया वहाँ के शासकों के द्वारा। अब राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा की क्या भूमिका रही? राजस्थान उत्तराधिकार के जो संघर्ष चले 1743 से लेकर 1750 के बीच में जो उत्तराधिकारी संघर्ष चला, उसमें मराठों की क्या भूमिका रही, क्या रोल रहा? 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल देने का अवसर मिल गया, उनको राजनीति करने का एक्सेप्ट करने का मौका मिल गया। जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष क्या हुआ? किन किन के बीच में हुआ? उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पे हुआ था। जैसे उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय थे ना, उन्होंने अपनी पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ किया। कब किया था? 1708 ईस्वी में किया। तो उस समय एक शर्त निर्धारित हुई थी कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पे बैठेगा, यानी महाराणा अमर सिंह और चंद्र कुंवर बाई का जो पुत्र होगा वही यहाँ की गद्दी पे बैठेगा जयपुर की। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा उस समय महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जब 1743 में जयसिंह की मृत्यु हुई थी, उस समय उदयपुर जैसे मेवाड़ में कौन था? जगत सिंह द्वितीय था, जो किसके मामा लग रहे थे? किसके? चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह के। सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी, यानी सवाई जय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? ईश्वर सिंह। तो जयपुर उत्तराधिकारी के लिए किस किस के बीच में संघर्ष हुआ? माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में संघर्ष हुआ। तो माधो सिंह का मामा कौन था? ये का जगत सिंह द्वितीय था। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया।
मराठा सरदार ने माधो सिंह का पक्ष लिया। मल्हार राव होलकर था, मराठा सरदार मल्हार राव होलकर, इसने किसका पक्ष लिया? माधो सिंह का। और ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। जीके का क्वेश्चन है कि ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में उत्तराधिकार को लेकर कौन कौन से युद्ध हुए? राजमहल और बगरू के युद्ध, राजमहल और बगरू युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी। यानी ईश्वर सिंह की सेना का जो सेनापति था हरगोविंद सिंह नाटाणी था, उसने क्या कर ली? उसके साथ धोखा कर लिया, कुटिलता कर ली, जिसके कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। कब बन गया था? 1743 के बाद। तो इस समय भी जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में भी मराठों का हद से बढ़ गया। फिर जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष भी था, वहाँ किन किन के बीच में था? जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। किसके बीच हुआ था? राम सिंह और बख्त सिंह के बीच में। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए, दोनों ही मराठाओं से मतलब सहायता लेने के प्रयास कर। जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष किसके? राम सिंह और बख्त सिंह के बीच में हुआ। तो इस समय भी पेशवा, सिंधिया, होलकर कैसे बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ कि राम सिंह ने विजय प्राप्त कर ली। तो राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। विभाजन तो हुआ ही था, लेकिन उसकी आर्थिक दशा पर भी इसका प्रभाव पड़ा। व्यापार नष्ट हो गया, कृषि बर्बाद हो गई, और मराठे दिन प्रतिदिन मतलब मांगे बढ़ती गई, उनके नए कर लगाते गए, वे कोई समझौता करने को सहमति नहीं थे। तो उसका जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में भी मराठों का हस्तक्षेप बढ़ गया, जिससे भी राजस्थान की स्थिति चिंताजनक हो गई। फिर इधर मेवाड़ में भी उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरि सिंह को मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर बिठा दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए, एक तो हरि सिंह व दूसरा रतन सिंह। अब 1761 में महाराजा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हुई। कब हुई? 1761 में राज सिंह द्वितीय की, और वहाँ के हरि सिंह को बिठा दिया। लेकिन हरि सिंह व दूसरा रतन सिंह, इनके बीच में कुछ दिनों के लिए उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही मराठों की सहायता प्राप्त करने के लिए भागने लगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप तो करने लगे, जिससे मेवाड़ की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति के सारे मार्ग हो गए, अवरुद्ध हो गए। तो इस प्रकार मराठाओं को राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करने का भी मौका मिल गया और राजस्थान का विकास भी अवरुद्ध हो गया। फिर अंग्रेज व संधियाँ क्या क्या हुई है ना। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, इधर मुगल साम्राज्य का पतन हो गया औरंगजेब के बाद, अब मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों और प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। पूरे राजस्थान में उथल पुथल मच गई थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। मतलब इस तरह की व्यवस्था को देखे, राजस्थान में उथल पुथल की स्थिति को देखे, अंग्रेज भी क्या हुआ? राजस्थान की तरफ बढ़ने लगे। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के उत्सुक हो गए। वो भी मैत्री करना चाहने लगे। अतः 1817 और 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियाँ करनी शुरू कर दी थी। अब राजस्थान में अंग्रेजों का हस्तक्षेप अपन कब से मान सकते हैं? 1817-18 से अपन मान सकते हैं। इन्होंने इनके साथ भी संधियाँ चालू कर दी। अब ये अंग्रेजों की तरफ क्यों संधियों करने के लिए झुकाव पैदा होने लगा? क्योंकि मराठे उत्पात मचाने लगे थे राजस्थान में। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि किस राज्य ने की थी? भरतपुर ने की थी। कब की थी? 29 सितंबर 1803। राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेज के साथ संधि की। फिर 1818 ईस्वी में सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। एकमात्र सिरोही ऐसा था जो 1818 तक उसका आधिपत्य, अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार नहीं की थी, आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण, किसके कारण? मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी। 1823 ईस्वी पर संधि पर हस्ताक्षर हुआ। कहने का मतलब है कि सिरोही कब शामिल हुआ था? 1823 ईस्वी में। सिरोही शामिल हुआ 1823 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1803 में भरतपुर राज्य ने की थी।
1818 तक सभी राज्यों ने कर ली थी सिर्फ सिरोही को छोड़ के, और सिरोही ने भी 1823 में अंग्रेजों के साथ संधि पे साइन कर लिए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में भी आ गया। पहले तो वो किसके संरक्षण मतलब मराठों के रहा, उसके बाद मराठों के ज़्यादा ही उत्पात मचाने के कारण वो अंग्रेजों के संरक्षण में भी चले गए। अब संधियों के परिणाम क्या हुए वो देखते हैं। 1817-18 ईस्वी की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देसी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। पहले मराठा लूट के ले गए, फिर अंग्रेज लूटना चालू हो गए। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों के सामंतों के विशेषाधिकार शक्ति नष्ट करते हुए दबाव डाला। जो उनको विशेषाधिकार मिले हुए थे सामंतों को, उसको भी उन्होंने ख़त्म करना चालू कर दिया। इससे सामंतों की क्या हुआ, प्रतिष्ठा इज्जत को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प सब नष्ट हो गए। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश प्रारंभ होने से उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार चालू कर दिया, अपने धर्म का भी प्रसार फैलाना चालू कर दिया। इसकी साधारण में तीव्र क्या हुई, प्रतिक्रिया हुई, विरोध हुआ। आगे चलकर ये किसके रूप में परिवर्तित हो गई, 1857 की क्रांति के रूप में, जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसी के साथ आप हमारे वरदान क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।